नमस्कार, मैं तनुजा गांवकर उच्च शिक्षा निदेशालय गोवा के ऑनलाइन सामग्री प्रकल्प के अंतर्गत बीए हिंदी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र में HNG 103 हिंदी साहित्य की विविध विधाएं पेपर के अंतर्गत सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की भाषा शैली पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। तो भाषा उसे कहते हैं जो विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन है वह भाषा है। हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, इसीलिए भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में धर्मवीर भारती ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उसे हम देखेंगे। इस उपन्यास में बोलचाल की भाषा है, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी इस उपन्यास में किया गया है, अलंकारों का प्रयोग भी इस उपन्यास में हुआ है और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है। तो एक एक कर हम उनके बारे में परिचित हो जाते हैं। पहला है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा यानी कि समाज में जो भाषा प्रचलित है, जो स्थानीय लोग एक दूसरे से जो भाषा बोलते हैं, जो उनकी बोली है, उस भाषा का प्रयोग उपन्यास में हुआ है या नहीं यह हम देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में धर्मवीर भारती ने अपने जो गांव के लोग हैं उनके लिए स्थानीय बोली का प्रयोग किया है। इसका उदाहरण हम इस उदाहरण में देख सकते हैं कि थाली काहे खिसका दी, न खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ के लाते, जब लड़की की उम्र मेरे बराबर हो रही है तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जमुना की माँ अपने पति से कहती है कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की है और इसके लिए हमें कम उम्र का लड़का तो नहीं मिलेगा। यह बात स्पष्ट करते हुए वह अपने पति से कहती है। तो यह सहज और सरल भाषा का प्रयोग हमें सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में मिलती है। इसके बाद मुहावरे यानी कि जिसमें चंद शब्द होते हैं, चंद शब्दों में ही बहुत गहरी बात कही जाती है। तो मुहावरों का भी प्रयोग सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में हुआ है। जैसे कि कलेजा मुंह को आना यानी कि बहुत डर लगना, आँख फाड़ फाड़ कर देखना यानी कि बहुत आश्चर्यचकित होकर देखना, जीत के झंडे गाड़ना यानी कि किसी विचारधारा को आप विचारधारा का प्रचार करते हो। काम में टांग अड़ाना यानी कि किसी के काम में दखल देना, फूट फूट कर रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना, ये अनेक मुहावरे हैं जिसका प्रयोग सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में हुआ है। उसी के साथ कहावतें भी आई है। कहावतें मुहावरे की तरह ही है जिनके माध्यम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये कहावतें सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में आई है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दूसरा है खाओ बदन बनाओ, सोने में सुहागा। ये सामान्यतः कहावतें हैं जिनका प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। इनका प्रयोग सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में धर्मवीर भारती ने किया है। अलंकार यानी कि आभूषण, सामान्यतः उसका अर्थ होता है आभूषण, पर जो काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। क्योंकि धर्मवीर भारती कवि भी है और उपन्यासकार भी है, तो उन्होंने अपने उपन्यास में इस अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकार के प्रयोग से उन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की भाषा शैली में उसकी शोभा बढ़ाई है। उन्होंने अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना यानी कि अनुप्रास अलंकार। जैसे कि अंग अंग, ये जो अंग अंग शब्द आया है उसमें हमें अनुप्रास अलंकार मिलता है। उसी प्रकार से रोम रोम शब्द आए हैं, उसमें भी अनुप्रास अलंकार हमें नज़र आता है। उसी प्रकार से उन्होंने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है। उपमा यानी कि किसी वस्तु की तुलना करना, किसी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरे चीज़ से करना, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इस प्रकार सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में भी उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जब बिजलियाँ चमकती तो ऐसा लगता जैसे प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नीलकमल। यहाँ पर जो
बिजलियाँ है कैसे चमकती है, जैसे कि प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नीलकमल, तो यहाँ पर बिजलियों की तुलना नीलकमल से की गई है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है उसके गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से होठ, तो यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों से होठों की तुलना की गई है। तो अलंकार इसमें आए हैं अनुप्रास और उपमा अलंकार। उसके बाद अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में हुआ है। बहुत सारे अंग्रेज़ी शब्द आए हैं क्योंकि धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में माणिक मुल्ला के ज़रिए बुद्धिजीवी यानी कि शिक्षित वर्ग का वर्णन किया है। तो शिक्षित वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बीच बीच में हिंदी के साथ ही अंग्रेज़ी शब्दों का भी वर्णन इस उपन्यास में हुआ है, जैसे कि ऑब्सेशन, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट, म्यूनिसिपैलिटी, इंटरमीडिएट, ब्लैकआउट, हेडक्वार्टर, स्टेशन, इंसाइक्लोपीडिया, टेक्निक, यूनियन, रिटायर्ड सोल्जर, कम्युनिज्म, ओवरटाइम, रजिस्टर आदि अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में हुआ है। शैली यानी कि किसी प्रसंग का वर्णन करने का जो ढंग होता है उसे हम शैली कहते हैं। किसी भी प्रसंग का वर्णन करने का तरीका यानी कि शैली, किस ढंग से यह उपन्यास लिखा गया है उसे हम शैली कहते हैं। इस उपन्यास में 4 प्रकार की शैलियाँ हम देखते हैं। पहली वर्णनात्मक शैली, कथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली और संवाद शैली। एक एक कर हम उनके बारे में परिचित हो लेते हैं। वर्णनात्मक शैली यानी कि किसी एक वर्णन की जो अनुभूति है उसका वर्णन किया जाता है। उपन्यासकार वर्णन के माध्यम से उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाता है। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में वर्णनात्मक शैली मिलती है। यह उदाहरण है जब लिली के साथ माणिक होता है तब वह वर्णन करते हैं, सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास माणिक के पास आ गिरी। 2 पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती रही और लिली सहमी हुई गौरैया की तरह माणिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही। हल्के हल्के बादल अंधेरे में उड़े जा रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पर जो बरसात का वर्णन है यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में किया गया है। उसके बाद कथात्मक शैली, जिस प्रकार से पुरानी परंपरा में कथा कही जाती थी उसी प्रकार से यहाँ पर उपन्यासकार ने कथा कहने की जो परंपरा है उसका वर्णन कथात्मक शैली में किया है। उन्होंने माणिक मुल्ला के द्वारा जमुना का जो वर्णन है इस प्रकार से किया है। उनके घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी जिसके पीछे अहाता था। अहाते में एक गाय रहती थी। कोठी में एक लड़की का नाम जमुना था, गाय का नाम मालूम नहीं। इस प्रकार से जिस प्रकार से कहानी बताई जाती है उसी प्रकार से यह कथात्मक शैली सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में आई हुई है। उसके बाद आत्मकथात्मक शैली, जिस प्रकार से आत्मकथा लिखी जाती है, उपन्यासकार या कोई भी लेखक अपनी आत्मकथा लिखता है तब वह उत्तम पुरुष शैली में लिखता है। उत्तम पुरुष यानी कि मैं शैली में लिखता है, मैं, हमने। तो उसी प्रकार से सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में भी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि लेखक जब एक किताब पढ़ते हैं जिस किताब का नाम है स्कंदगुप्त, उसे पढ़ने के बाद वे बोर हो जाते हैं। वे लिखते हैं, उसको पढ़ने से मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो माणिक मुल्ला के यहाँ ही चला जाए। फिर वे माणिक से एक सवाल पूछते हैं, सस्सा मैंने पूछा इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। तो इस प्रकार से लेखक अपने जो शब्द है, अपने जो वाक्य है वह आत्मकथात्मक शैली में उनका वर्णन करता है। इसके बाद इस उपन्यास में संवादों का भी प्रयोग हुआ है। संवाद जो अनेक पात्रों के बीच में जो संवाद होते हैं वह उनके बीच के भावों को दर्शाते हैं, उनके चरित्रों पर भी प्रकाश डालते हैं। तो संवाद शैली यह
इसका उदाहरण है लिली और माणिक के बीच में जो संवाद हुआ है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। लिली कहती है, हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात। तब माणिक कहते हैं, नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, आज से छिपाने लगी हो। उसके बाद लिली कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, सच मानो। इस प्रकार की जो भाव है, लिली के भाव और माणिक के भाव हमें इस संवाद के जरिए पता चलते हैं। तो इस उपन्यास की भाषा शैली के बारे में आज हमने देखा कि इस उपन्यास में हमने बोलचाल की भाषा को देखा, अंग्रेज़ी शब्द भी इसमें आए हैं, मुहावरे और कहावतें भी इसमें आई है, और शैली में वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, कथात्मक शैली तथा संवाद शैली, यह शैलियाँ आई है। धन्यवाद।